हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में मैं आपसे किरचॉफ का सेकंड लॉ डिस्कस करूंगा, जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि किरचॉफ का सेकंड लॉ लॉ ऑफ लूप पर बेस्ड है। ठीक है, या सॉरी, किरचॉफ का सेकंड लॉ का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ लूप। बेस्ड किस पर है? किरचॉफ का सेकंड लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ठीक है, किरचॉफ का सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। बोर्ड पर आपको लैंग्वेज लिखी दिख रही है। ठीक है, ये नॉर्मली बुकिश लैंग्वेज है। बुक में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है किरचॉफ के सेकंड लॉ के लिए, मैंने वही लैंग्वेज यहाँ पर उठा के लिख दी है, बट अपने हिसाब से इसमें मैं चेंजेस भी करूँगा और आपको मैं ये भी बताऊँगा कि कितने सिंपल वे में आप किरचॉफ के सेकंड लॉ को लिख सकते हो। तो बुक ने क्या लिखा हुआ है? द अलजेब्रिक सम। अब लो भाई, फिर अलजेब्रिक सम आ गया। ठीक है, अलजेब्रिक सम आप जानते ही हैं, एडिशन विद डायरेक्शन। द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस in potential around the algebraic sum of the changes in potential around any closed resistance loop is 0। अब बच्चा, इस लैंग्वेज को समझ पाना तुम्हारे बस का है नहीं ना, बट बुक की लैंग्वेज को भी लिखना ज़रूरी है कि आपको कम से कम जब आप बुक पढ़ने जाओ तो आपको ये तो लगे कि यार बुक में ऐसा लिखा हुआ था बट सर ने किसी और तरीके से बताया था। ठीक है, कम से कम आपको वैल्यू तो पता चले कि चीज़ों को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे समझने लायक केवल दो वर्ड्स हैं, एक अलजेब्रिक सम जो हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, और एक लूप। लूप वर्ड को हमें समझने की ज़रूरत है। लूप वर्ड के मैंने सिनोनिम आपको बताए थे कि लूप वर्ड का एक नाम जो है वो पॉश भी होता है। कुछ टीचर्स इसे पॉश बोलते हैं, कुछ टीचर्स इसे मैश बोलते हैं। तो लूप बोलो, पॉश बोलो या मैश बोलो, सारी चीज़ें सेम हैं, सबका यूज़ सेम सेंस में होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज को अभी हम इजी करते हैं। ये जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिखा हुआ है, समेशन डेल्टा वी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, या मैंने लिखा हुआ है समेशन ई इज़ इक्वल टू समेशन आई आर। इसी मैथमेटिकल फॉर्म की बेस पे अभी मैं लैंग्वेज को इजी करता हूँ। ठीक है, कैसे करता हूँ? तो पहले मैं आपको लूप समझा दूँ कि एग्जैक्टली लूप क्या होता। तो लूप समझाने के लिए मैंने ये सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। सबसे बेसिक सर्किट है, जब से हम लोग पढ़ते थे तब से हमने भी इसी सर्किट से किरचॉफ्स लॉ को समझा है, और आपको भी समझाने के लिए यही सर्किट यूज़ होता है। हालांकि तब के और अब के स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क आ गया, बट बेसिक्स नहीं बदले। बेसिक्स में वही जो कुछ भी है सब वैसा ही है। ठीक है, तो बच्चा है क्या? लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब होता है कि जैसे ये सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट के किसी एक पॉइंट से, इस सर्किट के किसी एक पॉइंट से पेन चलाओ और बिना किसी लाइन को रिपीट किए अगर उसी पॉइंट पर वापस आ जाओ। ठीक है, एक पॉइंट से पेन चलाओ और बिना किसी लाइन को रिपीट किए अगर उस पॉइंट पर वापस आ जाओ, तो जो पाथ आप कवर करते हैं, ठीक है, जो रास्ता आप कवर करते हैं ना, उस रास्ते को बोला जाता है लूप। जैसे इस सर्किट में मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे, वापस आ गया मैं, तो मैंने जो पाथ कवर किया उस पाथ को क्या बोलता हूँ मैं? लूप बोलता हूँ। अब तुम यहाँ से चलो, बिना किसी लाइन को रिपीट किए वापस आ गए, तो ये भी एक लूप है। ठीक है, ऊपर वाला भी एक लूप है, नीचे वाला भी एक लूप है, और अगर तुम यहाँ से पेन चलाते हो फिर तुम इधर ना मुड़ो, तुम नीचे आ जाओ, तो ये भी एक लूप है। यानी कि इस सर्किट में कितने लूप्स बन रहे हैं? 3। क्या मैंने लूप को पहचानने का तरीका बताया? मैंने लूप को पहचानने का तरीका ये बताया कि अगर किसी पॉइंट से मैं चलता हूँ और बिना किसी लाइन को रिपीट किए मैं वापस आता हूँ, तो जो पाथ मैं कवर करता हूँ वो पाथ हमारे लिए क्या हो जाता है? लूप। ठीक है, मैं किसी पॉइंट से चलता हूँ, बिना किसी लाइन को रिपीट किए मैं वापस आ जाता हूँ, तो जो पाथ मैं कवर करता हूँ वो पाथ क्या है? लूप है। ठीक है, एक लूप ये भी है। यानी कि इस सर्किट में कितने लूप्स हैं बच्चों? 3 लूप्स हैं। ठीक है, लूप समझ लिया।
अब मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, एक इजी लैंग्वेज बताता हूँ जिस लैंग्वेज से आप किरचॉफ के सेकंड लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बवाल है, ये मुझे भी नहीं समझ में आता इन्होंने किस तरीके से इसको लिखा है। किरचॉफ्स लॉ को समझने के लिए हमारे पास सबसे अच्छी फॉर्म है समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR, और हम किरचॉफ्स लॉ को हमेशा इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करेंगे। समेशन E का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ समेशन E? ठीक है, समेशन E मीन्स व्हाट? E मीन्स EMF। EMF का मतलब क्या? सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और IR का मतलब क्या बच्चों? पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप को हमेशा IR से लिखा जाता है। जब भी कोई लैंग्वेज में IR यूज़ करता है तो IR का मतलब क्या? अब देखो V इज इक्वल टू IR होता है, तो V तो पोटेंशियल है, बट IR को हम क्या बोलते हैं? IR को हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब वो एनर्जी जो सर्किट में कंज्यूम हो गई। ठीक है, एक बैटरी है, उसके पास 100 जूल की एनर्जी है और उससे एक पंखा जुड़ा हुआ है जो हर मिनट पे 2 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो हर मिनट पे 2 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो वो एनर्जी आपको किस फॉर्म में मिल रही है? हवा के फॉर्म में मिल रही है, विंड एनर्जी के फॉर्म में मिल रही है। तो एग्जैक्टली वो पंखा 100 जूल की एनर्जी को 1 मिनट में अगर वो 2 जूल कंज्यूम कर रहा है तो 100 जूल को वो 50 मिनट्स में कंज्यूम करके ख़त्म कर देगा। यानी कि किसी भी सर्किट में आप जितनी एनर्जी सप्लाई करते हो ना, वो सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। अब ज़्यादा एनर्जी है तो थोड़ा ज़्यादा देर तक कंजम्पशन चलेगा उसका, कम एनर्जी है तो वो एनर्जी जल्दी कंज्यूम हो जाएगी ना। तो किसी भी सर्किट में आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हो वो पूरी की पूरी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। तो E क्या है? प्रोवाइडेड एनर्जी, और IR क्या है? कंज्यूम्ड एनर्जी। तो हम अगर इसको बोलें, अगर हम इसको लैंग्वेज में बोलें तो हम इसको लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, इन एनी सर्किट कंज्यूम्ड एनर्जी इज ऑलवेज बैलेंसेस बाय द टोटल EMF। In any circuit, consumed energy is always balances by the total EMF और total energy। जो कंज्यूम्ड एनर्जी है उसको कौन बैलेंस करता है? प्रोवाइडेड एनर्जी। प्रोवाइडेड एनर्जी मीन्स EMF। ठीक है, तो द कंज्यूम्ड एनर्जी इज ऑलवेज बैलेंसेस बाय द EMF, या उल्टा बोल लो। ठीक है, प्रोवाइडेड एनर्जी इज ऑलवेज बैलेंसेस बाय द कंज्यूम्ड एनर्जी। अगर आप इस तरीके से बोलें तो ये भी किरचॉफ के सेकंड लॉ की फॉर्म है और इसको भी एज अ लैंग्वेज कंसीडर किया जाएगा। द कंज्यूम्ड एनर्जी इज ऑलवेज बैलेंसेस बाय द प्रोवाइडेड एनर्जी। द प्रोवाइडेड एनर्जी इज ऑलवेज बैलेंसेस बाय द कंज्यूम्ड एनर्जी। हम किरचॉफ्स लॉ में इसी फॉर्म को फॉलो करेंगे। इट इज़ डन। अब बच्चा तुम्हें सीखना क्या? तुम्हें किरचॉफ लॉ में जो मेन चीज़ सीखनी है वो तुम्हें सीखना है इक्वेशन बनाना। ठीक है, मैं बुक का कोई लॉ तुमसे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं बुक का कोई लॉजिक तुमसे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं तुम्हें इक्वेशन बनाने का एक अपना मेथड बता रहा हूँ। इस मेथड से चाहे तुम जहाँ इक्वेशन बनाना, तुम्हारी इक्वेशन पे कोई फ़र्क पड़ने नहीं जा रहा। ठीक है, कैसे? वो सर्किट चूँकि मैंने ख़राब कर दिया था लूप समझाने के लिए, तो वो सर्किट मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ और आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक से इक्वेशंस बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, बस इक्वेशन बनाना ही सीखना है किरचॉफ के सेकंड लॉ में। और किरचॉफ के सेकंड लॉ में अगर आप इक्वेशन बनाना सीख जाते हो तो फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी आपके लिए क्या हो जाता है बच्चों? इजी हो जाता है। ओके, अब ये तो EMFs हैं और रेजिस्टेंस हैं। मैंने क्या किया है? मैंने केवल अभी मैंने करंट का फ़्लो नहीं किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट का फ़्लो करना भी किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करने का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, तो कैसे करना है बच्चा? E1 से करंट निकाली I1, ठीक है, और E2 से करंट निकाली I2। नॉर्मली हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट निकालते हैं और नेगेटिव टर्मिनल में करंट को हम क्या करते हैं? एंटर करते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना
कि पॉजिटिव टर्मिनल्स, अब जो मैं बोल रहा हूँ चाहो तो तुम उसको पॉइंट वाइज नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं वही करने जा रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकलेगी नेगेटिव टर्मिनल में वही करंट एंटर करनी चाहिए। अगर आपने E1 से I1 निकाला है तो नेगेटिव टर्मिनल में I1 ही पहुंचनी चाहिए। अगर आपने E2 के पॉजिटिव टर्मिनल से I2 को निकाला है तो नेगेटिव टर्मिनल में I2 ही एंटर करनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चा I1 यहाँ से यहाँ और I2 यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब इस जंक्शन पे कन्वर्जिंग करंट्स I1, कन्वर्जिंग करंट्स I2, तो डाइवर्जिंग करंट किसके बराबर हो जाएगी? I1 प्लस I2। सीखा है आपने पिछले वीडियो में, ठीक है। I1 प्लस I2 यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगी I1 प्लस I2, और अब उसे फिर डिवाइड होना है। तो बच्चा मैंने तो पहले ही डिवाइड कर लिया, I1 प्लस I2 में से I1 निकल के इसको मिल जाएगी और I2 निकल के इसको मिल जाएगी। जो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर हम चले थे वही करंट नेगेटिव टर्मिनल में हमने वापस पहुँचा दी, यानी कि इस सर्किट में करंट का फ्लो एकदम करेक्ट है। एक बात मेरी याद रखना, इतने इजी सर्किट्स तुम्हें नहीं मिलने जा रहे करंट के फ्लो करवाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल कंडीशंस होंगी और वहाँ पे अगर तुम सक्सेसफुली करंट का फ्लो कर लेते हो, पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट लेके चलते हो नेगेटिव में वही पहुँचा देते हो, तब तुम्हें ये पता चलेगा, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि हाँ हमने सही किया। ये सबसे सिंपल सर्किट है, ठीक है। इससे आसान सर्किट में ड्रॉ नहीं कर सकता करंट के फ्लो के लिए। तो फिलहाल हमने क्या सीखा? करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकालेंगे, जितनी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकालेंगे उतनी नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगी, ठीक है। जितनी पॉजिटिव से निकालेंगे उतनी नेगेटिव में एंटर करेगी। और देखो यहाँ पे हमने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाया है, सम ऑफ कन्वर्जिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ डाइवर्जिंग करंट्स। कन्वर्जिंग करंट मिलके डाइवर्जिंग करंट्स में कन्वर्ट हो गए और यहाँ पे कन्वर्जिंग करंट डाइवर्जिंग करंट्स में डिवाइड हो गई, ओके। अब बच्चा बारी आती है इक्वेशंस बनाने की, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट इक्वेशन बनाना हम इसी वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में हम किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि बच्चा करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकलेगी, ठीक है। तो तुमको जब फंसाया जाएगा ना, तो तुमको जब फंसाया जाएगा तो कभी कभी कुछ कंडीशंस में करंट नेगेटिव टर्मिनल से निकलने लगेगी और पॉजिटिव में घुसने लगेगी, वो भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? अगर आपकी स्टडी स्ट्रॉन्ग है तो करंट और EMF में दो इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं, E इज़ इक्वल टू V प्लस आई आर, E इज़ इक्वल टू V माइनस आई आर, पढ़ा है ना, ठीक है। ये सेल की डिस्चार्जिंग है, ये सेल की चार्जिंग है। जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा तो करंट पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में घुसेगी, और जब सेल चार्ज हो रहा होगा तो उल्टा होगा, पॉजिटिव में एंटर करेगी, नेगेटिव से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो वो जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो ये सारी बातें डिस्कस होंगी। थोड़ा सा क्यूरियस रहो, थोड़ा सा अलर्ट रहो कि एग्जैक्टली अगर आपको किरचॉफ्स लॉ के हर तरह की प्रॉब्लम्स को समझना है तो थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। फिलहाल हम क्या सीखने जा रहे हैं? हम इक्वेशन बनाना सीखने जा रहे हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए मैं तुम्हें कोई रूल नहीं बता रहा, मैं तुमसे बुक भी देखने के लिए नहीं कह रहा, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये पता है कि किरचॉफ लॉ और सेल्फ एडजस्टिंग लॉज, किरचॉफ लॉ जो होते हैं वो खुद से एडजस्ट हो जाते हैं, हमें उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते हमारा कॉन्सेप्ट सही हो, ठीक है। तो बच्चा इसमें कितने लूप बनाए थे मैंने? अभी 3 लूप बनाए थे। मैं 2 काउंट करता हूँ, एक ये काउंट करता हूँ ऊपर वाला और एक ये काउंट करता हूँ नीचे वाला, ठीक है। करंट का डायरेक्शन है ही है ना, करंट का डायरेक्शन है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम काउंटिंग कैसे करते हो, तुम क्लॉकवाइज करते हो या एंटी क्लॉकवाइज करते हो। मैं एक तरीके से करके दिखा रहा हूँ, दूसरी तरीके से तुम खुद कर लेना, और अगर इक्वेशन सेम ना आए तो मैसेज डाल देना मुझे, आई विल आंसर यू,
ठीक है। मैं क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन ले रहा हूँ, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन ले रहा हूँ, तुम क्लॉकवाइज लेके इक्वेशन बनाना, सेम इक्वेशन बनेगी, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है। पहली चीज़ जब भी आप किसी लूप को कवर करें, चाहो तो पॉइंट्स में नोट कर लेना, जब भी आप किसी लूप को कवर करें तो चलने का पॉइंट, जो आपका इनिशियल पॉइंट है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो पॉइंट कभी भी आप सेल या बैटरी के टर्मिनल से चूज़ नहीं करेंगे। बस इतना ध्यान रखना। जैसे मैं लूप ले रहा हूँ तो मैं यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, अब तुम कह दो कि नहीं सर हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलोगे बच्चा तो मेरी ट्रिक बेकार हो जाएगी। ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि जब भी लूप में चलो तो सेल के टर्मिनल से मत चलो, बाकी चाहे जहाँ से चलो कोई फ़र्क पड़ने नहीं जा रहा। ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक चल रहा हूँ। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जब मैं चल रहा हूँ तो ना तो कोई रेजिस्टेंस मिला ना कोई EMF मिला। ठीक है। यानी कि ये साइड तो हमारे लिए बेकार हो गई। ठीक है। इधर जब हम चले तो हमें रेजिस्टेंस मिला R2, उसमें करंट हमें कौन सी मिली, I2। ठीक है। लेकिन हम लोग जा रहे हैं इस तरफ, करंट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। मीन्स मैं ऐसे चल के ऐसे जा रहा हूँ बट करंट मुझे इस डायरेक्शन में मिल रही है। करंट अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस करंट को हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। ये दूसरा पॉइंट है। अगर करंट हमारा अपोज कर रही है, हमारे चलने के डायरेक्शन का अगर करंट अपोज कर रही है तो करंट विल बी नेगेटिव। तो यानी कि मैं यहाँ से चल के इधर जा रहा हूँ, करंट इधर जा रही है तो I2 हमारे लिए नेगेटिव है और I2 के साथ रेजिस्टेंस कौन सा है, R2। IR की फॉर्म मिल गई। ठीक है। R2 को बच्चा क्रॉस किया, E2 मिला। E2 का कौन सा टर्मिनल पहले मिला, पॉजिटिव। अगर E2 का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला तो E2 हमारे लिए पॉजिटिव। ठीक है। नेगेटिव मिलता तो E2 हमारे लिए क्या होता, नेगेटिव होता। ओके। R2 को क्रॉस किया, E2 को क्रॉस किया, फिर यहाँ पर पहुँचे, कुछ नहीं है। इधर जब गए तो E1 मिला और E1 का टर्मिनल कौन सा मिला हमें, नेगेटिव। यानी कि E1 का नेगेटिव टर्मिनल मिला तो E1 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। E1 को क्रॉस किया, रेजिस्टेंस कौन सा मिला, R1। R1 में करंट कौन सी मिली, I1। I1 हमारे डायरेक्शन में ही मिली, तो जो हमारे डायरेक्शन में मिले वो पॉजिटिव, यानी कि प्लस I1 और उसके साथ रेजिस्टेंस R1। वापस उसी पॉइंट पर पहुंच गए, राइट हैंड पे 0 पुट कर दिया, हमारी इक्वेशन बन गई I2R2 प्लस I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। राइट हैंड पे E1 पॉजिटिव हो जाएगा, E2 नेगेटिव हो जाएगा। ये किरचॉफ का मैंने सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया। कौन कौन सी बातें मैंने आपको बताई। पहली बात मैंने आपको ये बताई कि कभी भी चलना सेल के टर्मिनल से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है। मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल को अपना स्टार्टिंग पॉइंट कभी नहीं बनाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, जो करंट हमको सपोर्ट कर रही है, जो हमारे डायरेक्शन में है, वो हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव। जो हमें अपोज कर रही है वो हमारे लिए हमेशा नेगेटिव। ठीक है। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचेंगे तो EMF पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल पर पहले पहुंचेंगे तो EMF नेगेटिव। पहले जिस टर्मिनल पर पहुंचोगे वही वाला साइन यूज़ करोगे। ठीक है। तो बच्चा अब जरा सेकंड लूप में लगा लो, बस काम ख़त्म हो जाए। एक चीज़ और कंफर्म हो जाए हमारी, यहाँ से चल रहा हूँ मैं, यहाँ से चल के फिर मैं इस पाथ को कवर कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक ना तो कोई रेजिस्टेंस ना कोई EMF। आगे बढ़े तो रेजिस्टेंस है, कौन सा है, R3। उसमें करंट कौन सी है, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 हमारे डायरेक्शन में ही है, ये हमारे डायरेक्शन को ही फॉलो कर रही है तो पॉजिटिव, यानी कि I1 प्लस I2 इसको मल्टीप्लाई कर लिया R3 से, बन गया IR। R3 को क्रॉस किया, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है। इधर जब गए E2 मिला, E2 का टर्मिनल कौन सा मिला, माइनस, तो ये हो गया माइनस का E2।
E2 को क्रॉस करने के बाद R2 मिला, R2 में करंट मिली I2, तो I2 भी हमें ही सपोर्ट कर रही है। हम ऐसे जा रहे हैं तो I2 भी हमको सपोर्ट कर रही है, यानी कि I2 भी पॉजिटिव। राइट हैंड पे हमने 0 पुट कर दिया, I1 प्लस I2 इंटू R3, I2 R2 इज इक्वल टू E2। ये इक्वेशन हमारी बन गई सेकेंड। ओके, अब बच्चा मैंने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है लूप में, आप क्लॉकवाइज लूप में मूव करके इक्वेशन बना के देखना। दोनों इक्वेशन, मेरी और आपकी इक्वेशन दोनों मैच करेंगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट करके तब अप्लाई करना, ठीक है। पहली चीज़ कि जो स्टार्टिंग पॉइंट लूप का चूज़ करोगे वो सेल के टर्मिनल से नहीं लोगे। जो करंट तुम्हारी डायरेक्शन में है वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव है, जो करंट तुम्हें अपोज कर रही है वो तुम्हारे लिए नेगेटिव है, ठीक है। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल अगर पहले मिलता है तो EMF हमारे लिए पॉजिटिव होगा, और अगर सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले मिलता है तो EMF हमारे लिए नेगेटिव होगा। राइट हैंड पे हम 0 पुट करेंगे, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ये समझ लो कि एक तरीके का होमवर्क है, करके देखना। अगर इक्वेशन गलत बनती है तो मैसेज कर देना मुझे, आई विल रिप्लाई यू। ओके, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ है। अब बच्चों मेन काम हमारा नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा, जब इन लॉस पर बेस्ड हम थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। अगला वीडियो ज़रूर देखना, बिकॉज अगले वीडियो से ही तुम्हें किरचॉफ लॉ के कुछ और बेसिक्स क्लियर होंगे। NCERT में जो क्यूब वाले क्वेश्चंस हैं वो सब मैं क्लियर करूँगा। ओके, पढ़ते रहो, इक्वेशंस बना के ज़रूर देखना और मैसेज करना। थैंक यू सो मच।